हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने मॉक टेस्ट नंबर 13 को सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने मॉक टेस्ट 12 कर चुके होंगे, माने 12 मॉक टेस्ट दे चुके होंगे और आपको पता लगा होगा कि टाइम मैनेजमेंट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, जब कभी भी टाइम का प्रेशर होता है तो हमसे सिली मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो सिली मिस्टेक हो गई उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी गलतियों के ऊपर फोकस करना है कि आप क्या छोटी छोटी मिस्टेक करके आते हैं पेपर के अंदर। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 13 का। मैं सभी बच्चों को बता दूं दोस्तों कि आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस वीडियो देखनी है जो क्वेश्चंस आपके अनअटेम्प्टेड रहे थे या फिर आपके गलत हो गए थे। बाकी किसी भी क्वेश्चन की सॉल्यूशन वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है। आप ये जो टाइम बचाएंगे ये आप अदर सब्जेक्ट्स में दीजिए तो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने मॉक टेस्ट नंबर 13 की, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। सर ये कह रहा है द सैलरीज ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 2:3:5। If the increment of the 15%, 10% and 20% are done to their respective salaries, then find the new ratio of these salaries। माने अगर मैं ए की सैलरी की बात करूं तो ए की सैलरी हो गई 2x, बी की सैलरी हो गई 3x और सी की सैलरी हो गई आपकी 5x। अब इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितने परसेंट का? 15% का इंक्रीमेंट हुआ। इसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ और इसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ। तो माने अगर मान ले पहले 100 रुपए मिलते थे तो अब 115 रुपए मिलेंगे। बी को पहले मान लीजिए 100 रुपए मिलते थे तो अब 110 रुपए मिलेंगे। सी को मान लीजिए पहले 100 रुपए मिलते थे तो अब 120 रुपए मिलेंगे। ऐसे ही अगर ए की सैलरी 2x थी तो अब 15% का इंक्रीमेंट, तो सबसे पहले 2x का 15%, x को छोड़ दीजिए, 2 का 15%, 2 का 15% कितना हुआ? 0.3। माने या हम भाई 0.3 2x में क्या करें? ऐड करें, माने 2x प्लस 0.3x, या सीधे सीधे हम 2 का 115% निकाल ले तो इसका 115% कितना आएगा सर? 2.3 क्या x। इसका क्या निकाल ले? 110% निकाल ले, क्योंकि 100% तो पहले मिल रही थी, 10% का इंक्रीमेंट हुआ, माने 3x का 110%, माने 3 का 110% कितना हुआ? 3.3x। x तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। और ऐसे ही 5x का क्या होगा? इसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ है तो 5x का 120% निकाले, माने 5 का 120% कितना आ गया? 6x। कितना आ गया? 6x। अब जरा देखिए, अब न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 2.3 रेशो 3.3 रेशो 6 में पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं, माने 23:33 रेशो 60 विल बी द न्यू रेशो। माने आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 3x - 2 upon 5x + 6 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। अब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर से होता है, ठीक है ना। तो 3x - 2 अपॉन 5x + 6 इज माने इक्वल्स टू डुप्लीकेट ऑफ दिस, माने इसका डुप्लीकेट कितना होगा भाई? 4/9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आपसे कह रहा है बताइए x की वैल्यू क्या है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, चाहे पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर लीजिए। मैं तो उसे सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि ये हो गया 27x माइनस 9 to the 18 इज इक्वल्स टू 20x प्लस 6 4 24। माने कुल मिला के 7x की वैल्यू कितनी आ गई? 7x की वैल्यू आ गई 42। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। माने क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि सर इन 40 लीटर मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर द रेशियो ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर इज 3:1। माने ग्लिसरीन कितनी होगी? ग्लिसरीन होगी 3x, वाटर कितना होगा? 1x, टोटल कितना हो गया? 4x, बराबर कितना है? 40 लीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई?
10। माने इस मिक्सचर में ग्लिसरीन कितनी होगी? ग्लिसरीन होगी 30 लीटर और वाटर कितना होगा? वाटर होगा 10 लीटर। यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारी एक लाइन से हमें यह पता लग गया। अब वो कह रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर बी एडेड, माने वाटर कितना है हमारे पास? 10 लीटर। इसमें कितना वाटर और डाले सो दैट द रेशियो बिकम्स 2:1। माने ग्लिसरीन पहले जितनी थी उतनी रही और वाटर में हमने मान लिया y लीटर वाटर ऐड किया। अब रेशियो कितना हो जाना चाहिए? 2:1। तो वो पूछ रहा है बताइए y की वैल्यू क्या है? तो y अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 20, 2y इज इक्वल्स टू बने 30 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2y, तो y इज इक्वल्स टू 5 लीटर। माने 5 लीटर वाटर अगर आप और ऐड करते हैं तो अब न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है इन व्हाट रेशियो should T worth ₹10 per kilogram be mixed with T worth ₹14 per kilogram so that the average price of the mixture be ₹11 per kilogram। कायदे में क्वेश्चन देखा जाना दोस्तों, ये अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, याद करिए। तो अगर हम बात करें ये T एक टाइप की, ये T दूसरी टाइप की, इसकी कॉस्टिंग है ₹10 पर किलोग्राम, इसकी कॉस्टिंग है ₹14 पर किलोग्राम, और ये जो मिक्सचर बेच रहा है कितने में बेच रहा है? ₹11 पर किलोग्राम। तो पूछ रहा है बताइए किस रेशियो में से मिक्स किया जाए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 1 क्या x, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 3 क्या y। मान लीजिए x किलोग्राम ये लिया, y किलोग्राम ये लिया, इस हिसाब से तो x अपॉन y कितना आ गया दोस्तों? 3:1। x अपॉन y कितना आ गया रेशो? 3:1। तो आंसर हो गया सी। बात समझ में आ गई भाई? x किलोग्राम ये लिया, y किलोग्राम ये लिया, तो इसकी कॉस्टिंग हो गई 10x, इसकी कॉस्टिंग हो गई 14y। दोनों को टोटल करेंगे तो 10x प्लस 14y बराबर टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? x प्लस y किलोग्राम का। दोनों को बराबर रख देंगे तब भी यही आंसर निकल के आएगा। मैंने इसे डायरेक्ट निकाल लिया। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 1x। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 3y। तो x अपॉन y कितना आ जाएगा? 3:1। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अरे सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई ज्यादा दे और आपको समझ में ज्यादा आए। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस इसको 0.027 को हम पॉइंट हटा के नीचे 1000 कर सकते हैं। माने ये हो जाएगा 3/10 का होल क्यूब। ये हो जाएगा 3/10 का होल क्यूब। माने इसे लिख लेंगे 3/10 का होल क्यूब, और यहां क्यूब रूट लगा हुआ है कि होल पावर कितनी हो जाएगी? 1/3 की होल पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। बात समझ में आ गई? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इनटू में 5/6 और इनटू में 1/4 और ये ब्रैकेट क्लोज। बस अब इसे सॉल्व करना है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, माने कुल मिला के आपके पास क्या बचा? 1 माइनस ये हो जाएगा 3/10 इंटू में 5/6 और इंटू में 1/4। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए। ये 5 2 जा 10 कट गया, ये 3 1 जा, ये 3 2 जा कट गया, माने 1 माइनस 1/16। आंसर आ जाएगा 15/16। आंसर क्या आ जाएगा? 15/16। तो देखने में क्वेश्चन टफ लगेगा जबकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। ये कह रहा है इसे सिंप्लीफाई करना है। अब कुल मिला के ये बताइए यहां पे आपको कितने बेस दिखाई दे रहे हैं? सर यहां पे सिर्फ मिला के 2 बेस है, एक बेस x है, एक बेस y है। तो पहले x की पावर को सॉल्व कर लीजिए, फिर y की पावर को सॉल्व कर लीजिए। x की पावर में ये पावर के ऊपर पावर की मल्टीप्लाई माने 5a हो गया, ठीक है ना, और पावर के ऊपर पावर की मल्टीप्लाई माने -5a हो गया। तो ये पावर क्या हो गई? ऐड हो गई। तो 5a माइनस 5a माने क्या बचेगा? 0। किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, ये तो 1 आ गया। अब y की बारी, पावर के ऊपर पावर की मल्टीप्लाई माइनस का 5b हो गया, और पावर के ऊपर पावर की मल्टीप्लाई माने माइनस का 3a हो गया। माने कुल मिला के ये बचेगा y टू दी पावर, माइनस साइन कॉमन ले लिया, 5b प्लस 3a। अब अगर पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन में लिखेंगे y टू दी पावर 3a प्लस 5b।
3a प्लस 5b, 1 अपॉन में 3a प्लस 5b, या फिर y की पावर माइनस 3a प्लस 5b, बात एक ही है। ये आ गया आंसर, ये वाला, यहां से बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सर लॉग का क्वेश्चन है। लॉग में ये तीनों क्वांटिटी प्लस में कब आती है? जब मल्टीप्लाई में होती है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी ए इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ब्रैकेट क्लोज। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा? 1। आंसर 1 नहीं है। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज इक्वल्स टू 0। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सर इट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका पेपर में आना भी चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब जरा देखिए, आपको log 12.45 टू द बेस 10 की वैल्यू 1.0952 दे रखी है। log 3.79 की वैल्यू आपको दे रखी है टू द बेस 10 की वैल्यू 0.5786। आपको इन दोनों का सम पूछ रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो जरा देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको? इन दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? यहां 12.45 है, वहां 124.5 है। माने अगर मैं log 124.5 की बात करूं तो मैं इसे log 12.45 इंटू 10 लिख सकता हूं। थोड़ा सोचने वाली बात है, जरा ध्यान से देखिए। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 124.5 बन जाएगा, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ log 12.45 प्लस log 10, और दोनों में बेस क्या है? 10। माने इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। माने अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, किसकी वैल्यू की? ये थोड़ा सा रुक जाइएगा, हाँ, इसकी वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? ये वैल्यू दे रखी है 1.0952। तो ये हो गया 1.0952, और प्लस में क्या हो जाएगा? ये 1। माने कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2.0952। 2.0952 माने ये वैल्यू तो हमें पता लग गई 2.0952। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा आ गया। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है? सर ये 3.79 है, वो 379 है। ये 3.79 है, ये 379 है। मतलब हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, log, इसको तो रब कर दे रहा हूं, ये तो हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। हाँ जी सर, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे लिख सकता हूं log 379 को log, इसके रेस्पेक्ट में सोचिएगा, 3.79 इंटू 100, log 3.79 इंटू 100। बात समझ में आ गई? माने कुल मिला के आ गया log 3.79 प्लस log 100 का मतलब 10 का स्क्वायर टू द बेस 10 टू द बेस 10। ये 2 आगे चला जाएगा, माने इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी? 0.5786, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2, क्योंकि 2 आगे चला गया, बाकी वैल्यू 1 हो गई। माने कुल मिला के इसकी वैल्यू आ गई 2.5786। 2.5786। बस अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2.0952 प्लस 2.5786। आंसर आ गया 4.6738। माने सी इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये मैंने आपको समझा दिया। दूसरा तरीका अगर आप समझे तो यहां 12.45 है, यहां 124.5 है, माने एक पॉइंट आगे खिसकाना है। जब एक पॉइंट आगे खिसकाएंगे तो यहां पे एक नंबर बढ़ जाएगा, माने +1 हो जाएगा। माने इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? 2.0952। यहां पे 3.79 है, यहां 379 है, माने पॉइंट को आगे 2 टाइम खिसकाना है। माने यहां पे क्या कर देंगे? +2 कर देंगे। इसमें +2 कर दीजिए, +2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2.5786। तो डायरेक्ट आंसर भी आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सर ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब जरा देखिए, ये बताइए भाई, अगर मैं बात करूं a टू द पावर m माइनस n, ये दोनों पावर माइनस में कब आई होंगी? जब ये डिवाइड में होंगी, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा? 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर log 6 टू द बेस 3। भाई ये दोनों पावर माइनस में है, माने a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। बात समझ में आ गई? अच्छा, 3 की पावर 2 का मतलब तो 9 हो गया नीचे। अब जरा इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिएगा, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिएगा, इस प्रॉपर्टी, इसकी बारे में बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो आपको शायद याद हो या नहीं याद हो, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है क्या? a टू द पावर log b टू द बेस a। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आती है? इस पूरे की वैल्यू इस क्वांटिटी b के बराबर आती है, माने इक्वल्स टू b। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग के अंदर। तो जरा देखिए, ये दोनों वैल्यू सेम है तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 6 के बराबर आएगी। इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 6 के बराबर आएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/2। 3 की टेबल से काट दिया, 3/2 माने सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी सर, जरा ध्यान दीजिए, तो यहां सब में बेस 5 दिख रहा है, लॉग के साथ में क्या है? बेस 5। और ये प्लस में कब आए होंगे? जब ये मल्टीप्लाई में होंगे। तो यहां लिख लिया log टू द बेस 5। अब अंदर की बात करेंगे। अब 1 + 1/5, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 एलसीएम, 5 + 1 6/5 हो जाएगा। प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, भाई ये दो क्वांटिटी प्लस में कब आई होंगी? लॉग में, जब ये मल्टीप्लाई में होंगी। अच्छा, इसकी बात करें तो 6 + 1 7/6। अगला वाला क्या आ जाएगा? 8/7। अगला वाला क्या आ जाएगा? 9/8। ठीक है ना? अगला वाला क्या आ जाएगा? देखो ना, 6 7 8 9 10/9 और अप टू सो ऑन टू अगर हम बात करें तो लास्ट वाला क्या होगा? 625 अपॉन 624। तो इससे पहले क्या आया होगा? 624 अपॉन 623। बात समझ में आ गई या नहीं आई? और ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज। अब जरा देखिए, जो कट रहा है वो काट दीजिए। 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, 10 से 10 कटता चला जाएगा, ऐसे करके सब कटता चला जाएगा। ये बच गया और यहां बेस 5 है। अब कुल मिला के ये 5 और 6 25 बचा, तो ये 5 1 जा और ये हो जाएगा 125 जा। माने आपके पास कुल मिला के जो बचा वो बचा log 125 टू द बेस 5 और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 3। कैसे सर? ये 5 की पावर 3 है, 3 आगे चला गया, log 5 टू द बेस 5 की वैल्यू 1, तो आंसर 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। देखने में क्वेश्चन बहुत टफ है, जबकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है दोस्तों। चलिए आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8, माने अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। भाई दो रूट्स होते हैं अल्फा बीटा, इसका अर्थमेटिक मीन माने अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू 8 दे रखी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज इक्वल टू 16। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 16। एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 5, माने अंडर रूट ऑफ अल्फा बीटा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अंडर रूट ऑफ अल्फा बीटा। ये कितना रखा है? 5। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 25। वो कह रहा है देन द इक्वेशन इज। अब जरा ध्यान करिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको पता करना है तो आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, एक तो सम ऑफ रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इक्वेशन क्या होती है सर? इक्वेशन होती है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू लगा दीजिए, सम पता है आपको, प्रोडक्ट पता है आपको, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी सर, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है, अल्फा बीटा की वैल्यू आपको गिवन है।
आपसे इक्वेशन पूछ रहा है, अभी हमने करा यही है, सम ऑफ फ्रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पता है, तो इक्वेशन डायरेक्ट बता दीजिए क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2x, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना है -3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई। तो इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, माने सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है सर, वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज ₹1,25,000। एक मशीनरी की कॉस्ट है 1,25,000 रुपए। इट्स यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 20 ईयर्स। ये माना जा रहा है कि ये 20 साल तक ही यूज में आ सकती है। एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स कॉस्ट इज 10% पर एनम। देन द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी, बताइए स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी। अब जरा समझिए, हर साल कितने परसेंट वैल्यू घटेगी, 10%। माने यहां पे सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, पहली बात ये समझ लीजिएगा। ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, WDV मेथड है। बात समझ में आ गई ना। तो यहां पे क्या लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन है तो वैल्यू हमेशा कम होगी। माने डेप्रिसिएशन के केस में हमेशा प्रिंसिपल ज्यादा होता है और अमाउंट कम होगा, क्योंकि वैल्यू बराबर क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहां पे अमाउंट बराबर 1,25,000 और 1 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 10% पर एनम का। कितने सालों तक है, 20 सालों तक है। बस इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कैलकुलेटर उठाइए, शुरू हो जाइए। ये 10/100 का मतलब 0.1, 1 में से जाएगा तो ये कुल मिला के हो जाएगा, ये कुल मिला के हो जाएगा 1,25,000 और ये हो जाएगा 0.9 की पावर 20। माने पहले 0.9 की पावर 20 निकाल लीजिए, 0.9 इंटू दबाकर 2 3 4 5 इंटू दबाकर 2 3 4, माने पावर 5 की पावर 4 कर ली। ये वैल्यू आ रही है 121.12157665458। दोबारा सुन लीजिए, 0.12157665458 इंटू क्या कर दे, 1,25,000 कर दे, तो कुल मिला के वैल्यू आ गई 15197। 15197 माने ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹12,600 फॉर 1.5 ईयर एट 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अरे यार, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब एक साल में 2 बार प्रिंसिपल चेंज होगा, हर आधे साल बाद प्रिंसिपल क्या होगा, चेंज होगा। तो इसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकाल, मैंने अमाउंट निकाल, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले हम अमाउंट निकाल ले। अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल कितना है 12,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम का, लेकिन ये पूरे साल का है, आधे साल में क्या लगेगा, आधा ही लगेगा। तो 1 + 20/200 और 1.5 साल में कितने, हाफ ईयर 3। अगर इसमें से हम प्रिंसिपल क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा क्या निकल आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। तो पहले ये वैल्यू निकाल लीजिए, उसमें से 12,600 माइनस कर दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 20/200 प्लस 1 इंटू दबाकर 2 3 इंटू 12,600 माइनस 12,600, माने ये आ गया आंसर आपका। फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आया ₹4170.6, 4170.6 माने 4171 मान लेते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 4% फॉर 2 इयर्स इज ₹80। माने सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 80 रुपए, कितने सालों का, 2 सालों का, और 4% के हिसाब से। वो कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में आपसे सीधे डायरेक्ट नहीं पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले कह रहा है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों का 80 रुपए है। अब जरा समझिएगा, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना रहेगा, 40 रुपए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, उसको जरा देखिएगा बिना किसी फॉर्म लेके। और सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना होगा, वो भी 40 रुपए। तभी तो कंबाइन होकर कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा। भाई पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 80, 2 सालों का कंबाइंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना रखा है आपको, 80 रुपए। तो पहले साल का 40 रुपए और दूसरे साल का भी 40 रुपए। अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर,
कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा? बिल्कुल सेम सिंपल की तरीके से होगा, क्योंकि पहले साल तो प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम होगा, चाहे सिंपल इंटरेस्ट की बात करें चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, दोनों के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? सेम होगा। तो पहले साल जितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे साल में चेंजेस आते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो 40 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 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 प्लस। ये जो 40 रुपए आपने दिया है इसका कितना परसेंट लग जाएगा? 4% और लग जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तो खेल होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। माने 40 रुपए का 4% कितना हुआ सर? 40 रुपए का 4% कितना हुआ? 40 रुपए का 10% हुआ 4 रुपए, तो इसमें हुआ 1 रुपए 60 पैसे। कितना हुआ? 1 रुपए 60 पैसे। तो 1 रुपए 60 पैसे जुड़ जाएगा, माने टोटल कितना हो जाएगा? ₹41.60। तो दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ₹81.60। ₹81.60 इज द करेक्ट आंसर। पहला तरीका तो क्वेश्चन को करने का ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि पहले सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है ना, रेट दे रखा है, तो यहां से प्रिंसिपल निकाल लेंगे। जब प्रिंसिपल निकल जाएगा, रेट पता है, टाइम पता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, तब भी सेम आंसर आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की। कह रहा है इफ अ पर्सन बॉट अ हाउस बाय पेइंग ₹45 लाख डाउन पेमेंट, एक पर्सन ने घर खरीदा 45 लाख रुपए का तो डाउन पेमेंट करा और 80,000 रुपए की किस्तें बनवा ली हर साल देने के लिए टिल द परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब आप हमेशा याद रखिएगा इनफाइनाइट पीरियड के लिए, जब तक जिंदा है तब तक आपको किस्त देनी है। कब तक जिंदा है ये किसी को नहीं पता, तो हमेशा एन की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। जब भी कभी वर्ड परपेचुटी आएगा तो इसका मतलब आप समझिएगा कि एन की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। और एन की वैल्यू जब कभी भी इनफाइनाइट होगी तो उस केस में अमाउंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होगी? एन्युटी डिवाइडेड बाय आई। एन्युटी डिवाइडेड बाय आई। एन्युटी कितने की है सर? 80,000 रुपए की। एन्युटी कितने की? 80,000 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16% माने 0.16। तो 80,000 डिवाइड बाय 0.16 कितना आ गया सर? ये आ गया 5 लाख। कितना आ गया? ₹5 लाख। ₹5 लाख, ठीक है ना। माने प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई? 5 लाख रुपए हो गई, प्लस 45 लाख रुपए उसने डाउन पेमेंट किया था। तो अगर मैं घर की कीमत पूछूं तो कितनी होगी? 45 लाख ये, 5 लाख ये, कितना हो गया सर? 50 लाख रुपए। सर 50 लाख रुपए, क्योंकि 45 लाख रुपए तो उसने कैश डाउन पेमेंट किया था, बाकी परसेंट वैल्यू 5 लाख रुपए की आ गई, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? घर की कीमत कितनी हो गई? 50 लाख रुपए हो गई। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 टी-शर्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 पर्संस ऑफ डिफरेंट एजेस सो दैट द लार्जेस्ट टी-शर्ट ऑलवेज गोज टू द यंगर। माने जो सबसे बड़ी टी शर्ट है वो सबसे छोटे आदमी को मिलेगी, जो सबसे जवान है, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा यंग एज में है उसको सबसे बड़ी टी शर्ट मिलेगी। बात फिक्स हो गई। अब आपके पास पर्सन कितने रह गए? 7, और टी शर्ट कितनी रह गई? 7। 7 टी शर्ट को 7 पर्सन में अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 7 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5040, क्योंकि जो सबसे बड़ी टी शर्ट है वो सबसे यंगर को मिलेगी। ये बात क्वेश्चन कह रहा है, फिक्स हो कोई बात, ठीक है ना। तो अब आपके पास पर्सन रह गए 7 और टी शर्ट भी रह गए 7, तो आंसर कितना होगा? 7 फैक्टोरियल। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कॉमर्स, इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? तो पहले तो ये लीजिए कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो लेटर रिपीट होगा उसका उतना फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा। जैसे सी 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, एम 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, ई 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, और कोई रिपीट हो रहा है नहीं, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माने 20 द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 वो कह रहा है हाउ मेनी 4 लेटर्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड with or without meaning can be formed out of the letter of the word logarithm if the repetition of the letter is not allowed। वैसे भी अलाउड नहीं होगा क्योंकि कोई लेटर रिपीट ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो पहले तो ये देखिए कितने लेटर्स अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर अवेलेबल है, ठीक है ना।
10 लेटर अवेलेबल है। तो पहले प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? 10। दूसरे के लिए 9, तीसरे के लिए 8, चौथे के लिए 7। कहानी खत्म। आपको वर्ड ही तो बनाना। तो पहले प्लेस पे आप कितने लेटर रख सकते हैं? 10। दूसरे पे 9, तीसरे पे 8, चौथे पे 7। कहानी खत्म, वर्ड बन के तैयार हो गया। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, आंसर आ गया 5040। आंसर आ गया 5040। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स फाइंड द नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्टिंग 5 मेंबर कमिटी इन विच देयर इज एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। माने बॉयज कितने हैं? बॉयज कितने हैं आपके पास? 6। गर्ल्स कितनी है आपके पास? 4। टोटल कितना हो गया? 10। अब 5 की कमेटी बनानी है आपको। अब वो कह रहा है देयर विल बी एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। 2 गर्ल्स तो बॉयज कितने चाहिए होंगे? 3, तभी कमेटी कंप्लीट हो पाएगी। तो 6 में से किसी 3 का सिलेक्शन, माने 6C3 इनटू 4 में से कोई 2 गर्ल्स का सिलेक्शन, 4C2। 6C3 का मतलब हो गया 20 और 4C2 का मतलब हो गया 4 इंटू 3/2 का मतलब 6। आंसर कितना आ जाएगा? 120। आंसर कितना आ जाएगा? 120। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। अब याद रखिएगा बिटवीन शब्द है। बिटवीन का मतलब 100 और 1000 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। 100 और 1000 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। चाहे आगे वाले मतलब सेंटेंस में कहेगा डिविजिबल बाय दिस, तो वो चाहे डिविजिबल होते हो या ना होते हो। विच आर डिविजिबल बाय 11। तो पहला नंबर 100 के बाद जो 11 से डिवाइड हो जाए, भाई 110 होगा। आपको अगर कंफ्यूजन है तो करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। 100 डिवाइडेड बाय 11 करिए, आएगा 9.090909। पॉइंट वाले पार्ट को छोड़ दीजिए। 9 इंटू 11 करिए, कितना आया? 99, विच इज लेस देन 100। तो अगला नंबर अगर चाहिए, जैसे बचपन में टेबल याद करते थे तो क्या कर देते थे? प्लस 11 कर दे। तो पहला नंबर कितना आ गया? 110। अगला नंबर कितना होगा? 121। अगला नंबर कितना होगा? 132। और लास्ट कौन सा होगा? तो हम क्या करें? 1000 डिवाइड बाय 11 कर दें। यह आया 90.90909090। तो पॉइंट वाला पार्ट छोड़ दीजिए, 90 आ गया। 90 इंटू 11, 990। माने लास्ट नंबर कौन सा होगा? लास्ट नंबर कौन सा होगा? 990। ठीक है ना? अब अगर इसमें 11 जोड़ रहे हैं तो आप देखिए 1000 से ज्यादा हो जाएगा। तो लास्ट नंबर क्या हुआ? 990। तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखिए, तो ये एक एपी बन रही है। ये क्या बन रही है? एक एपी बन रही है। अब एपी में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एन। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करते थे? लास्ट माइनस फर्स्ट, माने 990 माइनस 110 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितने का है? 11 और प्लस 1। तो ये हो जाएगा 880 डिवाइड बाय 11 प्लस 1। 81 टर्म्स हो गई। कितनी टर्म्स हो गई? 81 टर्म्स हो गई। माने टोटल कितनी टर्म्स है? 81 टर्म्स है। अब हमें सम ऑफ 81 टर्म्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 81/2। और जरा ध्यान दीजिए, तो इसकी मुझे फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। तो मैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगाऊं। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगाऊं। 110 प्लस 990, 110 प्लस 990 इंटू 81 डिवाइड बाय 2, माने 44,550। 44,550 का मतलब 21 का आंसर हो गया ए। ठीक है ना? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इफ द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस इज सेम एज द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए दो क्वेश्चनों को कंबाइन कर दिया गया। सबसे पहले आपको इस सीरीज की nth टर्म निकालनी होगी। अब nth टर्म क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितने का है? -2 का। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? माइनस का 2n और प्लस का 2। माने देखिए ना, n माइनस 1 इंटू डी माने -2 से आप मल्टीप्लाई करते, तो माइनस का 2n और प्लस का 2 डायरेक्ट कर दिया मैंने। तो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 11 माइनस 2n। ये इसकी क्या आ गई? nth टर्म निकल आई।
अब हम दूसरे वाले की बात करें, इस सीरीज की बात करें, तो इस सीरीज की यूनिट टर्म क्या होगी 15 प्लस, अब n माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस यहां कितने का है -3 का, तो माइनस का 3n और प्लस का 3, माने ये आ जाएगा 18 माइनस 3n, ये आ जाएगा 18 माइनस 3m। तो इसकी यूनिट टर्म आ गई 18 माइनस 3m, इसकी यूनिट टर्म आ गई 11 माइनस 2n। ये कह रहा है दोनों की यूनिट टर्म क्या है, सेम है, तो दोनों को इक्वल रख दे, दोनों को इक्वल रख दे, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 2n इज इक्वल्स टू 18 माइनस 3n। इस 3n को उठा के इधर ले जाइए, इस 11 को उठा के इधर ले जाइए, तो 3n माइनस 2n इज इक्वल्स टू 18 माइनस 11, n इक्वल्स टू कितना आ गया 7, n इक्वल्स टू कितना आ गया 7, ए इज द करेक्ट आंसर, n इक्वल्स टू कितना आ गया 7। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की। क्या कह रहा है, एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी सेट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। किसका, ए माइनस बी का, मतलब इस ए माइनस बी को हम चाहे तो ओनली ए भी बोल सकते हैं, इस ए माइनस बी को हम चाहे तो ओनली ए भी बोल सकते हैं, तो ए में से बी वाला पार्ट हटा दीजिए माने 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, बाकी एक एलिमेंट उतार दीजिए। एक एलिमेंट क्या बचे आपके पास 1 3 5 7। अब ठीक है ना, माने ये कुल मिला के क्या हो गया, ये कुल मिला के क्या हो गया, ये हो गया ए माइनस बी, ये कुल मिला के क्या हो गया ए माइनस बी। अब इसमें कितने एलिमेंट्स है सर, इसमें कितने एलिमेंट्स है सर, 4 ही तो एलिमेंट्स है, तो उसका आंसर क्या होगा 4। और अगर मैं इसमें पूछता कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, तो 2 टू दी पावर 4 माने 16। इम्प्रॉपर सबसेट कितना होगा, एक। प्रॉपर सबसेट कितने होंगे 15। बात समझ में आ गई या नहीं है। 5 का सबसेट होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। वो कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट 50 लाइक मैथ्स एंड 40 लाइक स्टैटिस्टिक्स। अब 80 बच्चों की क्लास है, 50 जो है मैथ्स को पसंद करते हैं, 40 जो है वो स्टैटिस्टिक्स को पसंद करते हैं। टोटल कहा जाए कितना हो गया 90। अब 80 टोटल है और हो रहे हैं 90, माने 10 बच्चे क्या होंगे कॉमन होंगे, 10 बच्चे क्या होंगे कॉमन होंगे, माने कॉमन वाला पार्ट कितना हो गया आपका, ये वाला पार्ट हो गया 10। अब मैथ्स के टोटल कितने थे 50 थे, 50 में से 10 यहां आ गए, तो ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट कितना रह गया 40। स्टैट्स में टोटल कितने थे 40 थे, 40 में से 10 ये आ गया, तो ये वाला पार्ट कितना रह गया 30, ठीक है ना। अब जरा देखिए क्या पूछ रहा है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ मैथ्स एंड स्टैट, ये तो हमने पहले ही बता दिया था, आंसर 10। आंसर कितना आएगा 10 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ जी सर, दो कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 16 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 24 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। पहले तो जरा देखिए 35 है, 16 और 24 ये हो जाएगा सर 40, 35 से ज्यादा पहुंच गया। एज्यूम दैट ईच वन प्ले एटलीस्ट वन गेम, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ द गेम। भाई सीधी सीधी बात है, 16 और 24 कितने हो गए 40, टोटल कितने हैं 35। माने 5 बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों गेम खेलते होंगे, 5 बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों गेम खेलते होंगे, तो आंसर सीधे सीधे 5 हो गया। 5 बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों गेम खेलते होंगे, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स के पार्ट की। मैथ्स का पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, अब हम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। अ स्टूडेंट मार्क्स विथ 5 सब्जेक्ट्स S1 S2 S3 S4 S5 ये मार्क्स दे रखे हैं। इफ वी नीड टू ड्रॉ पाई डायग्राम, पाई डायग्राम बनाना है। पाई डायग्राम का मतलब एक सर्कल बनाएंगे जिसमें टोटल एंगल कितना होगा, जिसमें सभी चीजों को हम सेक्शंस में डिवाइड करेंगे इस तरीके से। टोटल एंगल कितना बनता है 360 डिग्री का। ये मार्क्स दे रखे हैं, माने इसे आप प्रोडक्शन मान लीजिए, टोटल क्वांटिटी मान लीजिए, तो इन सबका सम कितना हुआ, पहले इन सबका सम कितना हुआ 86 प्लस 79 प्लस 90 प्लस 88 प्लस 89, इन सबका सम कितना हुआ, टोटल मार्क्स कितने हुए सर। ये हो जाएगा 86 प्लस 79 प्लस 90 प्लस 88 प्लस 89, ये आ गया 432 मार्क्स। माने आपको 432 मार्क्स से कितना एंगल बनाना है, टोटल कितना एंगल बनाना है 360 डिग्री का। माने 432 मार्क्स से आपको बनाना है एंगल 360 डिग्री का। तो एक मार्क्स से कितना एंगल बनेगा 360 डिवाइड बाय 432 डिग्री का।
अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है वी नॉट नीड टू ड्रॉ पाई डायग्राम, पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट दीज मार्क्स, देन व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल फॉर S3। S3 माने ये S1 है, ये S2 है और ये S3 है। तो S3 के लिए कितना एंगल बनेगा, तो 90 मार्क के लिए कितना एंगल बनेगा, 90 मार्क के लिए कितना एंगल बनेगा, 360 डिवाइड बाय 432 इंटू 90। माने ये कर लीजिए कैलकुलेशन, इतने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 इंटू 90 डिवाइड बाय 432, आ गया 75 डिग्री। आ गया कितना, 75 डिग्री का एंगल बनेगा। माने सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ। पहली बात तो ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज कब किया जाता है, जब कभी भी आपको हिस्टोग्राम बनाना हो। वैसे तो ये कंडीशन होती है कि जब कभी हिस्टोग्राम बनाना हो तो क्लास इंटरवल हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्लास विड्थ हमेशा इक्वल होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। लेकिन अगर क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म नहीं है तो उस कंडीशन में हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज करते हैं। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ या विड्थ ऑफ द क्लास या हाइट ऑफ द क्लास या क्लास इंटरवल। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसके बराबर होगा, दैट इज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास एंड क्लास इंटरवल टू द करस्पॉन्डिंग क्लास लेंथ। यस, क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं, क्लास लेंथ टू द नहीं, क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्यों नहीं, बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा द लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इज 45। ये लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 25 है। वो कह रहा है इफ द डिजायर्ड क्लास आर 4 देन विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए। माने आपको 4 क्लासेस है भाई, आप समझिएगा। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि एक डेटा है जिसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 45 है, और बाकी वैल्यूज हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं, ठीक है ना। और इसमें सॉरी सबसे बड़ी वैल्यू 45 है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 45, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू है 25, और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 45, ठीक है ना। और आपको इनके बीच में जितने भी ऑब्जर्वेशन है कुल मिला के 4 क्लासेस ड्रॉ करनी है, 4 क्लासेस बनानी है। तो बताइए कितने का इंटरवल रहना चाहिए। तो भाई 45 माइनस 25 कितना हो गया, माने टोटल लेंथ हो गई, टोटल ऑब्जर्व टोटल जो गैप हो गया वो हो गया 20 का। अब आपको 4 क्लासेस बनानी है, माने 20 ऑब्जर्वेशन के लिए 20 की लेंथ के लिए आपको 4 क्लासेस बनानी है। तो एक क्लास की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 यूनिट की होनी चाहिए। एक क्लास की लेंथ कितनी होनी चाहिए, जैसे 0 to 10, तो यहां क्लास की लेंथ कितनी हुई 10 यूनिट की हुई, 10 to 20, यहां क्लास की लेंथ कितनी 10 यूनिट की। तो ऐसे कह रहा है कि अगर सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन 25 है, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन 45 है, और आपको 4 क्लासेस बनानी है, तो एक क्लास की लेंथ कितनी होनी चाहिए सर, टोटल गैप कितना हो गया 20 यूनिट का। 4 क्लासेस बनानी तो मैंने एक क्लास की लेंथ कितनी होनी चाहिए 5 यूनिट की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए सर, 5 यूनिट की होनी चाहिए। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 100 पार्टिसिपेंट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन रिकमेंडिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू देयर फ्रेंड्स। माने 1000 पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने अपना ओपिनियन जाहिर किया किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए अपने फ्रेंड्स को। जैसे मोस्ट अनलाइकली, ठीक है ना, मोस्ट अनलाइकली, अनलाइकली, नॉट श्योर, लाइकली, मोस्ट लाइकली, इस टाइप से प्रोडक्ट के नाम है। माने प्रोडक्ट को कौन पसंद करता है, कौन सबसे ज्यादा पसंद करता है, कोई श्योर नहीं है। तो कह रहा है द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट कैन बी यूज्ड हियर। तो कौन सा होगा सर, मॉड होगा। भाई कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार यूज हो रही है, भाई अगर मोस्ट लाइक कहेंगे ना, लोग इस सीरियल को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे अनुपमा सीरियल क्या है, लोग उसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो क्या हुआ, वो क्या हो गया मोस्ट लाइकली, तो वहां पे क्या हो गया मॉड का यूज हुआ। अर्थमेटिक मीन थोड़ा निकालेंगे आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मीडियन इज ट्वाइस द मीडियन मीन। मीडियन इज इक्वल टू किसके दे रखा है, ट्वाइस ऑफ मीन दे रखा है। मीडियन इज इक्वल टू दे रखा है, ट्वाइस ऑफ मीन दे रखा है। मॉड की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें पता है कि मॉड इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के, 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। अब मीडियन की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ मीन है, तो 3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ मीन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, माने हो जाएगा 6 मीन में से 2 मीन गया 4 मीन,
6 मीन में से 2 मीन गया, 4 मीन, देन द मॉड इज क्या बात होनी चाहिए, डैश टाइम्स ऑफ मीडियन हो चाहिए, डैश टाइम्स ऑफ मीडियन। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको सही कर लीजिए, डैश टाइम्स ऑफ मीडियन होना चाहिए। अब क्वेश्चन का मतलब चेंज हो गया, अब जरा ध्यान दीजिए दोबारा से, क्वेश्चन ये होना चाहिए, मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन दे रखा है, वो कह रहा है देन द मॉड इज डैश टाइम्स ऑफ मीडियन, डैश टाइम्स ऑफ मीडियन, यहां टाइम्स लिख लीजिए, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहां से मीन की वैल्यू कितनी आ गई, मीन की वैल्यू आ गई मीडियन अपॉन 2, मीन की वैल्यू कितनी आ गई, मीडियन अपॉन 2। अब यहां लगा दीजिए 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीडियन अपॉन 2, ये कैंसिल आउट। अब 3 मीडियन में से मीडियन गया, कितना बचेगा, 2 मीडियन, माने मॉड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन, मॉड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है देयर आर n नंबर्स व्हेन 50 is subtracted from each of these numbers the sum of the numbers so obtained is -10। माने सभी ऑब्जर्वेशन में से अगर मैं 50 माइनस कर देता हूं तो जो सम आता है वो कितना आता है, -10। और when 46 is subtracted from each of the original number then the sum of the numbers so obtained is 70। माने अगर मैं सभी में से 46 को माइनस करता हूं तो जो सम है वो आता है 70। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स, माने आपको सम ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो पाएगा। अब जरा ध्यान करिए, अगर ध्यान करिए तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक्स की बात करूं 3, 5, 7, 8, 12, जरा इसका सम बताइए कितना आएगा, इसका सम कितना आएगा, 12, 8, 20, 7, 27, 5, 32 और 3, 35 आ गया। अब अगर मैं सभी में से 3 माइनस कर दूं तो जरा डायरेक्ट सम बताइए कितना आएगा, समीशन x माइनस 3 कितना आएगा, यहां पे 3 क्या कहलाएगा, एज्यूम्ड मीन। तो हमें 3 माइनस करना होगा कितनी बार, जितने ऑब्जर्वेशन है उतनी बार, 1, 2, 3, 4, 5, माने इस सम में से 15 माइनस कर दो तो सम निकल आएगा 20। इस सम में से चाहे आप चेक कर लीजिए, देखिए ना, यह आएगा 0, यह आएगा 2, यह आएगा 4, यह आएगा 5, यह आएगा 9, जरा चेक करिए, इसका सम 20 ही आएगा। माने 3 माइनस हुआ कितनी बार, जितने ऑब्जर्वेशन थे उतनी बार। माने अगर मैं बात करूं तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर मैं बात करूं तो समीशन x माइनस a को समीशन x में से a माइनस होगा कितनी बार, n टाइम्स, जितने ऑब्जर्वेशन होंगे उतनी बार। तो बिल्कुल सेम वे में अगर हम बात करें यहां पे तो इसको हम लिख सकते हैं समीशन x में से 50 माइनस होगा कितनी बार, n टाइम्स, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -10। और समीशन x में से 46 माइनस हो रहा है कितनी बार, n टाइम्स, तो इसका सम कितना आ रहा है, 70। तो अब आपको दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं आप, समीशन x भी निकल आएगा और n भी निकल आएगा, समीशन x भी निकल आएगा और n भी निकल आएगा, ठीक है ना। तो यहां 46n सही से लिख लीजिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए, ये कितना बचेगा आपका, माइनस का 4n, और ये कितना हो गया, माइनस का 80। n की वैल्यू कितनी आ गई, 20, n की वैल्यू 20 किसी एक में लगा दीजिए, तो समीशन x माइनस 1000 इज इक्वल टू माइनस का 10, समीशन x की वैल्यू आ गई 990, ठीक है ना। अब आपका अर्थमेटिक मीन कितना होगा, 990 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 20, माने आंसर कितना आ जाएगा, 49.5, कितना आ जाएगा, 49.5। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इफ मीन 200 वेरिएंस 80, माने स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 80, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 80। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 80 माने स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100, ये कट जाएगा 2 जा। अब इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए, 80 का अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 4.47, सी इज द करेक्ट आंसर। 4.47 का मतलब सी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 वो कह रहा है द एवरेज डेविएशन आर मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम एवरेज डेविएशन का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, ये मीन डेविएशन की बात कर रहा है। द मीन डेविएशन आर मिनिमम व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन। ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है, याद करिए मीडियन की प्रॉपर्टी होती है। द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीडियन इज ऑलवेज क्या होता है, मिनिमम। याद आया? तो वही प्रॉपर्टी यहां पे मीन डेविएशन में भी फॉलो होती है। द मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इफ मीन एट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, माने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10, मीन कितना है, मीन कितना है 20, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन माने ये स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन दे रखा है इनटू 100 बराबर कितना है 80, बराबर कितना है 80। ठीक है ना? व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ देम? तो सबसे पहले समझिए, मीन आपको पता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन पता लग जाएगा। जरा देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन 20 इंटू 100 बराबर 80, ये 5 जा 5 16 जा, माने स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपका 16। तो अब आपसे पूछा गया है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 256। 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आएगा 256। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। सर मीन रखा है 5, मीन रखा है 5, मीन रखा है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.6, मीडियन 5, क्वार्टाइल डेविएशन 1.5, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन इनटू 100। फालतू की चीजें देने की जरूरत है, कंफ्यूज करने के पर्पस से दे रहा है। तो 1.5 अपॉन मीडियन कितना है, मीडियन कितना है 5 इंटू 100%। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, ए 2 जा कैंसिल, आंसर 30, आंसर 30। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है बहुत आराम से। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये रखी है आपको 0.5। ये कितनी रखी है आपको 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमें पता है 0.3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमें यहां पे अगर 0.3 लगा दें, यहां 0.3 लगा दें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, यह आ गया 0.5 इंटू 0.3 का मतलब 0.15। कितना आ गया 0.15। अरे वाह! अब आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी नहीं पूछा है, ए यूनियन बी पूछा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.8, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमने निकाल लिया 0.15। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.95। 0.95 सी इज द करेक्ट आंसर, 0.95 सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। वो कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 20 मेल्स 15 फीमेल्स 12 मेल्स एंड 8 फीमेल्स आर सर्विस होल्डर। अच्छा जी, मेल कितने हैं सर 20, फीमेल कितनी है सर 15, टोटल कितने हो गए सर 35। इसमें से 12 मेल जो है सर्विस होल्डर है, सर्विस होल्डर कितने हैं 12, और इसमें सर्विस होल्डर कितने हैं, इसमें है 8। तो नॉट सर्विस होल्डर कौन से हो गए सर, नॉट सर्विस होल्डर, नॉट सर्विस होल्डर NSH कितने हुए 8, और इसमें NSH कितने हुए 7। ठीक है ना? अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप इज अ सर्विस होल्डर। पहली कंडीशन इज अ सर्विस होल्डर, गिवन दैट, ये पहले से हमें पता है, गिवन दैट माने ये कंडीशन दे रखी है दैट द सेलेक्टेड पर्सन इज अ मेल, माने बी है इज अ मेल। अब कौन सा केस पहले अपन हो रहा है, ये वाला गिवन दैट वाला, माने ये हमें पहले से पता है। ठीक है ना? मतलब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी।
which is equals to probability of A intersection B upon probability of B. A intersection B का मतलब सर्विस होल्डर भी हो और मेल भी हो, सर्विस होल्डर भी हो और मेल भी हो। ऐसा कितने परसेंट है? 12। कितने में से? 35 में से। टोटल की बात करेंगे हमेशा। अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिर्फ मेल की बात कर रहा, मेल कितने हैं? 20। कितने में से? 35 में से। कहानी खत्म, ये कैंसिल। 12/20 का मतलब हो गया 3/5, 3/5 का मतलब हो गया 0.6, 3/5 का मतलब हो गया 0.6। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कह रहा है अ बैग कंटेन्स 15 1 रुपी कॉइन। एक बैग है, इसमें 1 रुपी वाले कितने कॉइन है? रुपए 1 वाले कितने कॉइन्स है? 15 कॉइन्स है, ठीक है ना। 25 2 रुपी कॉइन्स, 2 रुपए वाले कितने कॉइन्स है? 2 रुपए वाले हैं 25 कॉइन्स। एंड 10 5 रुपीज कॉइन, और 5 रुपए वाले कितने कॉइन है? 5 रुपए वाले कॉइन कितने हैं? 10 कॉइन्स इसके हैं, ठीक है ना। बस लैंग्वेज का ही खेल है इसमें। इफ अ कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग अ 1 रुपी कॉइन। ये कह रहा है नॉट सेलेक्टिंग 1 रुपी 1 कॉइन। तो भाई टोटल कितने हो गए? पहले तो इसकी बात करें, टोटल कितने हो गए? 15 और 25 40 और 10 50, तो अपॉन में तो 50 आएगा। अब 1 रुपए वाले कॉइन को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, बाकी कितने हो गए? 35। 35/50, 35/50 का मतलब आंसर हो गया कितना? 0.70। सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। व्हेन r इक्वल्स टू 0, अरे वाह, जब r की वैल्यू 0 है, माने दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप हमें दिखाई नहीं दे रही। ये कब होगा? जब कोवेरिएंस क्या आएगा? 0 आएगा। जब कार्ल पियर्सन मेथड में याद करिएगा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 0 होगा तो आर भी 0 होगा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई नेगेटिव होगा तो आर भी नेगेटिव होगा, और कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई पॉजिटिव होगा तो आर भी पॉजिटिव आएगा। तो अगर आर 0 कब आएगा? जब कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, वो कह रहा है इफ द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन इज कैलकुलेटेड टू बी 5.5, माने या तो बी वाई एक्स या फिर बी एक्स, वो 1/bxy, 1/bxy कितना है? 5.5। एंड द इंटरसेप्ट, माने y इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, y इंटरसेप्ट कितना है? 15। y इंटरसेप्ट कितना है? 15। देन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 16, माने y की वैल्यू पूछ रहा है जब x की वैल्यू कितनी है? 16। माने यहां पे पहली बात तो ये बताइए कौन सा वेरिएबल नोन है? सर x नोन है। कौन सा अननोन है? सर y अननोन है। कौन सा इंडिपेंडेंट है? सर x इंडिपेंडेंट है। कौन सा डिपेंडेंट है? सर y डिपेंडेंट है। कौन किस पे डिपेंड है? y इज डिपेंड ऑन x, माने ये y ऑन x के लिए कह रहा है। माने यहां पे आपको y x की वैल्यू कितनी गिवन है? 5.5, और y इंटरसेप्ट का मतलब आपको c की वैल्यू, यहां पे m मान लीजिए, m की वैल्यू 5.5 और y इंटरसेप्ट c दे रखा है आपको 15। माने हमेशा एक लाइन की इक्वेशन जो होती है वो होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। किसी भी लाइन की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। m की वैल्यू आपको 5.5 और c की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, माने y इक्वल्स टू 5.5x प्लस 15। ये आपकी किसकी इक्वेशन है? ये आपकी y और x की इक्वेशन है। ये आपकी किसकी इक्वेशन है? ये आपकी y और x की इक्वेशन है। अब वो कह रहा है कि x की वैल्यू 16, तो y की वैल्यू बताइए, तो x की जगह 16 यहां लगा दीजिए, तो yc इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5.5 इंटू 16 प्लस 15। तो कैलकुलेटर उठाइए, शुरू हो जाइए। 5.5 इंटू 16 प्लस 15, यह आ गया 103। कितना आ गया? 103। कहीं आंसर नहीं है सर, आंसर होना चाहिए था 5.5 ही है, बिल्कुल ठीक है, 15 ठीक है। व्हेन x की वैल्यू 6 है, 16 नहीं है, सॉरी यहां 6 है, गलती हो गई, सॉरी शक्तिमान, यहां 6 लगाइएगा, 6। तो 5.5 इंटू 6 प्लस 15, 48। सी इज द करेक्ट आंसर, 48 सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x
एंड वाई होगा, यहां पे एक्स एंड वाई इज 0.5, माने आर की वैल्यू 0.5, ठीक है ना। द कोवेरियंस इज 16, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना है 16। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू 4। देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपसे पूछ रहा है क्या है, तो जरा याद करिए कार्ल पियर्सन मेथड को। कार्ल पियर्सन मेथड में आर बराबर होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आर की वैल्यू लगा दीजिए, माने आपको कुल मिला के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बराबर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू आर कर दीजिए ना, डायरेक्ट वैल्यू आपके कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर पे। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बराबर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना है 16, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है 4 और आर कितना है 0.5। पॉइंट हटाया, ऊपर 10 बढ़ा दिया, 4 4 जा, ये 2 जा, ये 1 जा, आंसर कितना आ जाएगा 8। आंसर कितना आ गया 8। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.534, माने आर की वैल्यू आपको रखी है 0.534। देन कह रहा है देन द फाइंड द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट बिटवीन 2x minus 3 एंड 3 minus 5y, माने आर ऑफ 2x minus 3 कॉमा 3 minus 5y। अब जरा याद रखिएगा, ये याद करिए, मैंने आपको बताया है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन माने कोरिलेशन पे कभी भी चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरिलेशन पे कभी भी चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केल का फर्क पड़ता है। स्केल में भी हमेशा साइन का, अगर दोनों स्केल सेम साइन के हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों स्केल अपोजिट साइन के हुए तो नेचर ऑफ कोरिलेशन चेंज हो जाएगा, माने मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले तो ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस 3 को कट कर दिया, इस 3 को कट कर दिया। अब इसका स्केल कैसा है पॉजिटिव और इसका स्केल कैसा दिख रहा है नेगेटिव, माने दोनों का स्केल क्या है अपोजिट साइन का। तो पहले अगर नेचर ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव था तो अब कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, बस क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी। माने अब आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 0.534, माइनस का 0.534। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। आपको बी एक्स वाई गिवन है, बी वाई एक्स गिवन है, आर की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले जरा ध्यान से देखिए, दोनों कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कैसे हैं नेगेटिव। अगर दोनों कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन नेगेटिव है तो आर भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। दोनों कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन पॉजिटिव है तो आर भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो यहां पे दोनों नेगेटिव है तो ये कंफर्म हो गया कि आर की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और आर बराबर होता क्या है, आर बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो अंडर रूट ऑफ 1.6 माइनस 1.6 इंटू माइनस 0.4, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल लीजिए, आर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये कंफर्म हो गया। 1.6 इंटू 0.4 जो निकल के आया उसका अंडर रूट 0.8 माइनस का 0.8। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। इन केस इंश्योरेंस कंपनी, अच्छा जी, प्रॉफिट्स, इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट माने किसी इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट, जैसे एलआईसी की बात कर ले, एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स, नंबर ऑफ क्लेम्स माने जितने क्लेम आए, ठीक है ना, इनमें क्लेम दे हैव टू पे, नंबर ऑफ क्लेम दे हैव टू पे, जिसमें उन्हें पैसा देना पड़ रहा है, इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा। भाई प्रॉफिट ज्यादा होगा कम होगा, जितने ज्यादा क्लेम्स उन्हें पे करने पड़ेंगे उतना प्रॉफिट कम होगा, जितने कम क्लेम जो है उन्हें पे करने पड़ेंगे उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। माने इनमें क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, माने कैसा रिलेशन होगा नेगेटिव रिलेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 45 वो कह रहा है इफ द मीन ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स आर 20 एंड 40, माने एक्स बार की वैल्यू 20, वाई बार की वैल्यू 40, एंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, माने बी वाई एक्स बराबर आपको देखा है 1.608। वो कह रहा है देन द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, तो वाई ऑन एक्स की रिग्रेशन लाइन क्या होगी जरा याद रखिएगा। अगर वाई ऑन एक्स कहेगा तो वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। ये वाई ऑन एक्स की इक्वेशन हो गई। अगर एक्स ऑन वाई की इक्वेशन कहता ये तो हो गई वाई ऑन एक्स,
ठीक है ना। एक्स ऑन वाई की कहता तो यहां एक्स माइनस एक्स बार आ जाता, यहां वाई माइनस वाई बार आ जाता, और यहां क्या आ जाता, बी एक्स वाई आ जाता। बस इतना चेंज है, जहां एक्स है वहां वाई लग जाएगा, जहां वाई है वहां एक्स लग जाएगा। अब सीधे सीधे वैल्यू लगा दीजिए। वाई माइनस वाई बार कितना है 40, बी वाई एक्स कितना है 1.608, एक्स माइनस एक्स बार कितना है 20। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। तो y इक्वल्स टू 1.608 वाला कौन सा, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ना ही C होगा ना ही D होगा, ये कंफर्म हो गई बात। अब y इक्वल्स टू 1.608x माइनस 20 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माने 20 इंटू 1.608 32.16, और ये माइनस का 40 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 40, माने माइनस कर दीजिए 40, उल्टा कर दीजिए, माइनस कितना आ जाएगा 7.84, माने ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 5 ही क्वेश्चन बचे हैं, बाकी सब क्वेश्चन हो गए। लेस्प्रेस इंडेक्स नंबर इज अ वेटेड एग्रीगेटिव मेथड बाय टेकिंग एज वेट्स। भैया कौन से वेट को लेते हैं बताइए। लेस्प्रे ने कौन सी ईयर की क्वांटिटी ली थी, बेस ईयर की क्वांटिटी ली थी। पास्चर ने कौन सी ईयर की क्वांटिटी ली थी, करंट ईयर की क्वांटिटी ली थी। तो लेस्प्रे ने क्या किया था, कंज्यूम्ड क्वांटिटी कंज्यूम इन द बेस ईयर, क्वांटिटी कंज्यूम इन द करंट ईयर, क्वांटिटी कंज्यूम इन द बेस ईयर। लेस्प्रे ने कौन सी ईयर की क्वांटिटी ली थी, बेस ईयर की। पास्चर ने कौन सी ईयर की क्वांटिटी ली थी, करंट ईयर की। याद आया, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इन द ईयर 2015 एंड 2018 वार 97.5 एंड 115, माने 2 ईयर लिख लिया हमने। ईयर हो गया 2015 2018, और इसका प्राइस इंडेक्स नंबर हो गया 97.5 और 115। ठीक, आगे बढ़िए। वो कह रहा था सैलरी ऑफ अ वर्कर इन 2015 वाज रुपीज 19,500। सैलरी 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 दे रखी है आपको 2015 में कितनी 19,500, माने इतने परसेंट की वैल्यू 19,500 रुपए है। ठीक है ना। तो वो कह रहा है हाउ मच एडिशनल सैलरी वाज रिक्वायर्ड फॉर हिम इन 2018 सो एज टू मेंटेन द सेम स्टेटमेंट ऑफ लिविंग इन 2015। अच्छा, तो 97.5% 19,500 के बराबर। तो जरा ये बताइए 115% की वैल्यू क्या होगी, सीधे सीधे निकाल सकते हैं भाई। 19,500 डिवाइड बाय 97.5, ये 1% की वैल्यू निकल आई, इंटू 115 कर लीजिए। माने कुल मिला के इसे यहां पैसे कितने मिलने चाहिए थे, इसे पैसे मिलने चाहिए थे रुपए 23,000। कितने मिलने चाहिए थे, रुपए 23,000। मिल कितने रहे हैं 19,500, माने कितना एक्स्ट्रा मनी मानेगा सर, ये 3,500 की एक्स्ट्रा मानेगा, मेंटेन क्या मानेगा, एडिशनल सैलरी मांगेगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। वो कह रहा था इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2012 टेकिंग 2011 एज अ बेस, माने 2 ईयर हो गए, यहां ईयर 2011 2012। अब अगर मैं यहां प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करूं पीआई, और मैं यहां बेस मानूं 2011 को बेस, तो इसका प्राइस इंडेक्स नंबर 100 होगा। और वो कह रहा है द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2012 इज द बेस सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रेट ऑफ द गिवन डेटा। अच्छा, डेटा गिवन है, ओ हो फालतू में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, नीचे डेटा गिवन है, बहुत बढ़िया। माने ये हो गया P0, ये हो गया P1। अब आपको क्या निकालना है यहां पे, क्या निकालना है यहां पे, जरा ध्यान दीजिए। ये लिखा हुआ है सिंपल एवरेज निकालना, माने सभी प्राइस इंडेक्स नंबर निकालिए और उसके बाद उसका सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाल दीजिए। तो यहां पे हम प्राइस इंडेक्स नंबर पीआई निकालेंगे। क्या होगा, पीआई इक्वल टू होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो पहले वाले पे आ जाइए, पहले वाले पे आ जाइए। 125 डिवाइड बाय 115, 125 डिवाइड बाय 115 इंटू 100, यह आ गया 108.69। अगले वाले पे आ जाइए, 117 डिवाइड बाय 108 इंटू 100, यह आ गया 108.33। अगले वाले पे आ जाइए, 108 डिवाइड बाय 95 इंटू 100, यह आ गया
13.68। अगले वाले पे आ जाइए, 95 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, यह आ गया 118.75। अगले वाले पे आ जाइए, 95 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, यह आ गया 105.55। ये सारे प्राइस इंडेक्स नंबर निकला है। अब इन सबको जोड़ना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो जरा जोड़ना शुरू कर दीजिए। 108.69 प्लस 108.33 प्लस 113.68 प्लस 118.75 प्लस 105.55, यह आ गया 555 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है ये सर? कितने हैं? 5 है। 5 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया 111 या 112 मान, 111 दे रखा है तो 111 ही मानेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट 111। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। वाह जी वाह, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं सर, लास्ट 2 क्वेश्चन। वो कह रहा है ये सबमिशन PnQ0, Pn का मतलब P1 मानिएगा, ये वैल्यूज गिवन है। फिशर का वैल्यू, फिशर इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो फिशर क्या होता है? फिशर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रे एंड पास्चे। फिशर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रे एंड पास्चे। लेस्प्रे क्या होता है? सबमिशन P1 P0 Q0, क्योंकि लेस्प्रे ने बेस ईयर की क्वांटिटी ली थी और पास्चे ने करंट ईयर की क्वांटिटी ली थी, तो सबमिशन P1 P0 Q1, ठीक है ना, और इनटू 100%। अब वैल्यू लगा दीजिए बस, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, हाँ जी, P1 Q0 1180 P0 Q0 1170 P1 Q1 1064, अरे ये तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, अपॉन P0 Q1 1100, और जो निकल के आया इनटू 100%। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1180 इंटू 1064 डिवाइडेड बाय 1170 डिवाइडेड बाय 1100, और जो निकल के आया उसका अंडर रूट माने, और इनटू 100 कर दीजिए डायरेक्ट। कितना आ गया? ये आ गया 98.769। 98.769 का मतलब 98.77। बात समझ में आ गई? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज, क्या होता है? अरे अभी तो बड़ा भाई, इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रे एंड पास्चे। इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रे एंड पास्चे। माने कुल मिला के ये मॉक टेस्ट नंबर 13 आपका पूरी तरीके से खत्म हो चुका है दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए। शायद इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन था जो शायद टफ लगा हो आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप इतने मॉक टेस्ट दे चुके हैं, तो आपको पता होगा कि सारे कॉन्सेप्ट घुमा फिराकर वो ही है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। तब मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।